Hello students, I am again back with part 4 of chapter number 12, National Movement Fulfillment. Student, I hope you all have seen first three part of this chapter. If not, do watch it. We'll start part 4 with Quit India Movement, जो कि कब start हुई थी 1942 में. Students, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ है और 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा. पर 39 में जब ये स्टार्ट हुआ उस टाइम में कौन कौन लड़ रहे थे बच्चा? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एक साइड में थे. अपोजिट साइड में था जर्मनी, जापान और इटली. ठीक हुई बात. तो ये जो जापान है और ब्रिटेन राइवल हो गए. तो बच्चा इनकी राइवलरी ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती. कैसे? देखो, मार्च 1942 को क्या हुआ? जापान एक फासिस्ट कंट्री जिसने बहुत बड़ा पार्ट साउथ ईस्ट एशिया का अक्वायर कर लिया था. कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? ये हमारी नेबर कंट्री जिसका आज नाम है म्यांमार. म्यांमार के रंगून तक ये पहुंच गए थे. अब क्योंकि हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स और वर्ल्ड वॉर 2 में आमने सामने है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड में है कौन? ब्रिटिशर्स एंड जापानीज. क्योंकि ब्रिटेन इंडिया को रूल कर रहा था तो यहाँ पर इंडिया पे भी थ्रेट था कि हो सकता है जापान अब आने वाले टाइम में, जो कि रंगून तक तो पहुंच गया है, किसको भी इन्वेट कर ले, इंडिया को भी इन्वेट कर ले, है ना. ये प्रॉब्लम, ये खतरा हमारे ऊपर बना हुआ था. ब्रिटिश इंडिया वॉज हैंड्स अंडर द थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेजन. क्योंकि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इसलिए ये खतरा इंडिया के ऊपर भी मंडरा रहा था कि हो सकता है जापान इंडिया को भी इन्वेट कर दे. अब गांधी जी चाहते थे कि इमीडिएटली ब्रिटिशर्स इंडिया से विड्रॉ कर जाएं, इंडिया से चले जाएं. क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे तो पक्की बात है कि जापान अटैक करेगा ही करेगा. 8 अगस्त 1942 को द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड एट कांग्रेस सेशन. कांग्रेस की सेशन में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया. क्विट इंडिया का हिंदी होता है बेटा भारत छोड़ो आंदोलन. क्या होता है ये? भारत छोड़ो आंदोलन. ठीक है. कांग्रेस सेशन जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए डिसीजन लिया गया, वो सेशन कांग्रेस का कहाँ हो रहा था? बॉम्बे में. आई बात समझ में? बॉम्बे में कांग्रेस का सेशन हो रहा है जिसमें हम फैसला ले रहे हैं कि भाई हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट लेके आएंगे. गांधी जी ने यहीं पर नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो. गांधी जी गेव द पीपल द मोटो ऑफ डू और डाई. लोगों को मोटो दे दिया गांधी जी ने, या तो कुछ करो भैया या तो मर जाओ. ठीक है, करो या मरो. दैट इज ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट. या तो इंडिया को फ्री करवा लो, इतनी हिम्मत रखो कि फ्री करवा लो, और अगर फ्री नहीं भी करवा रहे हो तो फ्री करने के अटेम्प्ट में आप मर जाओ. ठीक है बात? डू और डाई, करो या मरो. बेटा 8 अगस्त को रेजोल्यूशन पास हुआ. 9 अगस्त को क्या हुआ? जितने भी मेंबर थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, कांग्रेस पे बैन लगा दिया गया. क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन नेक्स्ट डे. और दूसरे दिन मतलब 10 अगस्त को क्या स्टार्ट होगी? क्विट इंडिया मूवमेंट. अब लोग तो बड़े गुस्से में थे. लोगों ने ब्रिटिश अथॉरिटी के जितने भी सिंबल्स थे, जैसे रेल ट्रैक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, है ना, वो सब खराब कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, नष्ट कर दिए और पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गए इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में. बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, हर जगह क्या चल रही? पैरेलल गवर्नमेंट. मतलब सरकार तो ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, पर ये लोग अपने अपने एरिया में खुद से भी सरकार चलाने लग गए. 7 यंग स्टूडेंट थे बच्चा जिनको गोली मार के मार दिया गया. कहाँ पर? पटना में, जब वो नेशनल फ्लैग को सेक्रेटेरिएट पे होस्ट कर रहे थे, हमारे झंडे को फहरा रहे थे. कहाँ पर? सेक्रेटेरिएट पे. तब 7 लोगों को गोली मार के मार दिया गया. अब इस टाइम में जो कांग्रेस थी वो सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन से मैसेजेस भेज भेज के अपने मूवमेंट को कंप्लीट कर रही थी, काम कर रही थी. आप यहाँ पर कुछ नए नाम सुनने को मिलेंगे बच्चा, जो अभी तक आपने शायद सुने हो, शायद ना भी सुने हो. जैसे गांधी जी हमने बहुत बचपन से सुना है,
नेहरू जी को सुना है, राजेंद्र प्रसाद को सुना है, पर अब थोड़े नए नए नाम सुनेंगे आप। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सुचिता सुचिता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, ये अब कुछ लीडर्स आएंगे। अब इस मूवमेंट को संभालेंगे, किसको? क्विट इंडिया मूवमेंट को। पर सितंबर 1942 को पूरी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया, पर ये मूवमेंट ब्रिटिश रूल के फाउंडेशन को हिला चुकी थी। इट शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1943 में एक बहुत बड़ी फेमाइन आई, कहाँ पर बेटा? बंगाल में, जिससे 30 लाख लोग मर गए। ब्रिटिश एक्सपोर्ट करती रही फूड अपनी आर्मी की नीड के लिए। 1943 मतलब 1939 से 1945 क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। बंगाल में बहुत बड़ी फेमाइन है, 30 लाख लोग मर रहे हैं, पर ब्रिटेन को हमारी कोई नहीं पड़ी थी। वो तो हमारा फूड पैक कर करके किसको भेज रहा है? आर्मी को भेज रहा है। While the Indians starved, इंडियन भूखे मर रहे हैं, वो आर्मी को भेज रहे हैं। पर इसी टाइम बेटा बहुत सारी किसान सभा ऑर्गेनाइज की गई और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिलीफ वर्क में, लोगों को खाना पहुंचाने में। आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो गांधी जी की पॉलिसी जो थी नॉन वायलेंस की पॉलिसी, सत्य अहिंसा की पॉलिसी, इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है बात। और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भैया वायलेंस के बिना तो हम आज़ाद हो ही नहीं सकते। अगर हमको इंडिया को फ्री कराना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ब्रिटेन के एनिमीज की। और ब्रिटेन के एनिमीज कौन हुए? जर्मनी, जापान, इटली, इनसे हेल्प ले लो। ही वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट, इन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया किसी सुभाष चंद्र बोस में, पर वो वहां से भाग निकले 1941 में और कहाँ पहुंच गए? बर्लिन। बर्लिन कहाँ पर है बच्चा? जर्मनी में। ठीक है, कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन। Subhash Chandra Bose was invited to Southeast Asia by revolutionary Ras Bihari Bose to take charge of Indian Independence League, the Azad Hind फौज। सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया साउथ ईस्ट एशिया में एक रिवॉल्यूशनरी ने कि आप आए और आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बागडोर संभाले। आईएनए में इंडियंस थे, वो कौन? जो साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे थे, इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश आर्मी, जिन्हें जापानीज ने पकड़ लिया था, इन सब लोगों से मिलके बनी इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी में कौन कौन थे? इंडियंस रिसाइडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले वो इंडियन सोल्जर्स जिनको जापानीज ने क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। क्या चिल्लाते हुए जोश भरे सुभाष चंद्र बोस, जोश से भरे सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए जापानीज फोर्स की सपोर्ट से इंडो बर्मीज बॉर्डर से कहाँ पहुंचे? इंडिया में पहुंचे। ठीक है बात। दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए सुभाष चंद्र बोस जापानीज फोर्सेस की हेल्प लेते हुए इंडिया में आए। कहाँ से? इंडो बर्मीज बॉर्डर से। ठीक है। उन्होंने इम्फाल को कैप्चर कर लिया, कोहिमा को कैप्चर कर लिया 1944 में। व्हेन जापानीज फोर्सेस विड्रॉ, पर क्या हुआ बेटा? जापान के ऊपर भी तो अटैक हो रहे थे फ्रिक्वेंटली। तो जापान ने जैसे ही विड्रॉ किया, ब्रिटेन वॉन बैक बर्मा इन 1945। और अगेन बर्मा को फिर से किसने जीत लिया बेटा? ब्रिटेन ने। बहुत बड़े नंबर में आईएनए के सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया गया। किसने कैप्चर किया? ब्रिटिशर्स ने। सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए बच्चा? टोक्यो जा रहे थे जब उनका प्लेन क्रैश हो गया। जब सुभाष चंद्र बोस कहाँ जा रहे थे बच्चा? टोक्यो। तब उनका प्लेन क्या हो गया? क्रैश कर गया। इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ कहते हैं कि बहुत दिन तक ये जिंदा रहे, कुछ कहते हैं मर गए, कुछ कहते हैं मंक बन गए। तो ये स्टोरी भी भगवान ही जाने क्या है। अगस्त 1945 को इनका प्लेन क्रैश कर गया। ये है सुभाष चंद्र बोस, सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए। अब बेटा जिन सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स ने पकड़ा था उन्हें बहुत हार्श
ट्रीटमेंट दिया गया, हार्श सेंटेंसेस दिए गए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर्स ऐसा तो करेंगे ही। बट पीपल्स प्रोटेस्ट लेटर फोर्स द गवर्नमेंट टू रेमिट द सेंटेंस। पर जब लोग जोर जोर से इनके पक्ष में बोलने लगे, कि इनके पक्ष में आईएनए के शोल्डर्स के, तो जो सेंटेंसेस, हर सेंटेंसेस उनके नाम पे जारी किए जा रहे थे, उनको बोला जा रहा था, वो बाद में वापस ले लिए गए। नाउ ट्रांसफर ऑफ पावर। नाउ ट्रांसफर ऑफ पावर, देखो वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन जीत जरूर गया बेटा। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए तो अब नई सुपर पावर बन जाएगा। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो नई सुपर पावर आएंगी, उसमें एक होगा यूएसए और दूसरा होगा रशिया, ठीक है बात। पर जो पहले का सुपर पावर था, जिसका नाम था ब्रिटेन, जो एक टाइम में 60% से भी ज़्यादा अर्थ को कंट्रोल करता था, अब उसकी हालत खस्ता हो जाएगी, वीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ब्रिटेन इकोनॉमिकली। और उसके लिए अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो इंडियन एम्पायर को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाए। फिर जब वॉर ख़त्म हो गया 1945 में, उसके बाद इलेक्शंस हुए लेजिस्लेचर्स के लिए, जिसमें कांग्रेस ने मैक्सिमम सीटें जीती, मुस्लिम लीग भी जीती, पर कहाँ पर, उन्हीं सीटों पे जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी। और इसी वजह से वाइड स्प्रेड अनरेस्ट आ गया इंडिया में। तो जो ब्रिटेन के, देखो अनरेस्ट तो था ही इंडिया में, कोई ज़रूरी नहीं इलेक्शन नहीं होते तो होता, या इलेक्शन की वजह से हुआ, इसका कोई रीज़न नहीं, अनरेस्ट तो था इंडिया में। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, ये हमारे लिए लक्की है बेटा, कौन, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने डिसाइड किया कि चलो भैया अब हम पावर का ट्रांसफ़र करेंगे, जल्दी से जल्दी हम पावर किसको दे देंगे, इंडियंस को दे देंगे। किसका डिसीजन है, क्लीमेंट एटली। तो मुझे पहले ब्रिटिशर्स जो इतने अच्छे लगे, इतने प्यारे, वो कौन है, क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन, 1946 को कैबिनेट मिशन आया इंडिया, ठीक है, किस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, पावर को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो क्लीमेंट एटली ने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम तुम्हें आज ही आज़ाद कर देते हैं, पावर का ट्रांसफर कर देते हैं, पर तुम इस कंट्री को रन कैसे करोगे, एक तो कोई रूल बुक होनी चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री रन करे। तो भैया पहले तो आप एक काम करो, एक कमेटी बना लो जिसको आप बोलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और आराम से बैठ कर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपकी कंट्री कैसे रन कर पाएगी। तो 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। किसने प्रपोज किया, ये कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एन इंटीरियम गवर्नमेंट, इंटीरियम गवर्नमेंट बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते रहो आप जल्दी जल्दी, ठीक है। और जो इंटीरियम गवर्नमेंट रहेगी वो कैरी करेगी डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, अंटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड। देखो कैबिनेट मिशन की दो बात इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहली, 389 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। दूसरी, इंटीरियम गवर्नमेंट। जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, जब तक ये इंटीरियम गवर्नमेंट ही सारे फैसले लेगी। ये अब ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारी अपनी गवर्नमेंट है, पर ये इंटीरियम है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिम सरकार। ये है बेटा कैबिनेट मिशन, बढ़िया अच्छे से काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कांग्रेस थी, स्वेप्ट द इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन जुलाई 1946। 1946 में फिर सबसे ज़्यादा इलेक्शन में जीत मिली किसको, कांग्रेस को ही। कांग्रेस ने इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म की। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने, ठीक है बात, जवाहरलाल नेहरू एज वाइस प्रेसिडेंट, डू रिमेंबर जवाहरलाल नेहरू 1946 में क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट। मुस्लिम लीग ने बोल दिया भैया कि ऐसे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, जहाँ देखो वहाँ कांग्रेस कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बन गए, ये कोई बात होती है। मुस्लिम लीग ने बोला 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, हमें तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए है। और बेटा ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था, जो 16 अगस्त 1946 को हुआ, उसी दिन से मास स्केल, लार्ज स्केल पे कम्युनल वायलेंस होने लगे। कम्युनल वायलेंस मतलब दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लड़ाई, तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं।
जो लीग थी उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी बॉयकॉट कर दिया, जिसने काम करना चालू कर दिया था 9 दिसंबर 1946 विथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने। 9 दिसंबर 1946 से इस असेंबली ने काम करना भी चालू कर दिया, पर मुस्लिम लीग ने इस असेंबली को भी बायकॉट कर दिया। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। एडमिरल लॉर्ड लुइस माउंटबेटन वाइसरॉय बने इंडिया के 1947 में। इसी साल जून में इन्होंने माउंटबेटन प्लान बनाया जिसे कॉमनली माउंटबेटन प्लान कहते हैं। ये जो प्लान था वो अनाउंस करता था कि इंडिया फ्री हो जाएगा अगस्त 1947 में, बट डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है यार, आज़ाद तो हो रहा है पर इसको डिवाइड होना पड़ेगा दो टुकड़ों में, दो भागों में। टू नेशंस में डिवाइड होगा, एक होगा इंडिया, दूसरा होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में आएगा बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स प्रोविंस। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। और जितना भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है पंजाब का और बंगाल का, ये भी पाकिस्तान के साथ जाएगा। और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनके पास चॉइस है, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या इंडिया को ज्वाइन कर ले, या तो इंडिपेंडेंट रह जाए। आई बात समझ में? लुइस माउंटबेटन ने क्या प्लान बनाया बेटा कि या तो आप इंडिया का पार्ट बन जाओ या पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, ऐसा ऑफर किसको दे दिया? प्रिंसली स्टेट को। फिर बोला जो बलूचिस्तान है, सिंध है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, और जितना भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है पंजाब और बंगाल का, ये सब भी किस में मिल जाएगा? पाकिस्तान में। प्रिंसली स्टेट फ्री है, चाहे तो इंडिपेंडेंट रह लें, चाहे पाकिस्तान में चले जाएं, चाहे इंडिया में चले जाएं। जो माउंटबेटन का प्लान था बेटा उसको लीगल इफेक्ट में लाया गया कब? जुलाई 1947 में। माउंटबेटन प्लान was given legal effect by India Independence Act in July 1947। जो टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बन रहे थे वो थे इंडिया और पाकिस्तान, उन्हें मिडनाइट में क्रिएट किया गया 15 अगस्त 1947 को। जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया, क्या साइन करके? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है बात। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले ही बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके किसका पार्ट बन गए? इंडिया का। कुछ पाकिस्तान का पार्ट भी बने। और इसमें हमारे इंडिया का जो प्रेजेंट मैप है, इसमें बेटा वल्लभ भाई पटेल का एक इम्पोर्टेंट रोल है। आई बात समझ में? तभी इन्हें हम क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है बात, कौन है आयरन मैन ऑफ इंडिया? वल्लभ पटेल। मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के। मोहम्मद अली जिन्ना became the first गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, वो पहले गवर्नर जनरल बने डोमिनियन ऑफ इंडिया के। ठीक है, उनको सक्सीड किया सी गोपालाचारी ने। लास्ट वाइसरॉय जो थे इंडिया के वो बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जरा ये बातों पे ध्यान रखो, है ना। पहला थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बोलेंगे हम? लास्ट वाइसरॉय। पर फिर क्या बोलेंगे? डोमिनियन ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। पर इनको सक्सीड किसने किया? सी गोपालाचारी ने। ठीक हुई बात। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही बाद में क्या बन गई? पार्लियामेंट बन गई। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए और इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। किसके बाद? 200 सालों से भी ज़्यादा के कॉलोनियल रूल के बाद। ठीक है, ब्रिटिश ने लगभग 250 साल हमारे ऊपर रूल किया है। 215 ईयर्स। कितना? 250 ईयर्स। अब 250 ईयर्स रूल करने के बाद वो गए यहाँ से। पर ये जो खुशी थी ये तो कम हो गई। क्यों कम हो गई बेटा? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दो कंट्री बन गई।
बीच में बहुत ब्लड शेड हुआ, कम्युनल रायोट्स हुए जब पार्टीशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा कम्युनल रायोट्स हो रहे थे, खून बह रहा था। 1 लाख पीपल, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पीपल डाइड इन दैट, किल्ड इन दैट, मरे नहीं, मार दिए गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़े, किसी ने इंडिया से छोड़ के पाकिस्तान पहुंचा, कोई पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आया। गांधी जी हमेशा शांति की बात करते रहे, हारमोनी की बात करते रहे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते रहे। 30 जून 1948 में उन्हें भी एक हिंदू फैनेटिक जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, उसने मार दिया। पूरी कंट्री और ज़्यादा दुख में जी डूब गई, क्योंकि अब तो फादर ऑफ नेशन, देश के बापू, उनकी डेथ हो गई। पर जिस दिन उनकी डेथ हुई, एक अलग सहानुभूति की लहर थी, कम्युनल हारमनी थी, तो जाते जाते भी वो अपना काम तो कर गए। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.